आज के हमारे फॉर्मूला गुरु हैं सीनियर फंडामेंटल एनालिस्ट पीके अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और बहुत लंबा वक्त देते हैं आप कार्यक्रम में आने के लिए, और बहुत खुशी है कि आप इस कार्यक्रम में आज शामिल हो रहे हैं। अग्रवाल साहब, पहला प्रश्न तो बहुत सारे लोगों के मन में यही होगा कि आखिर में ये हिडन जेम्स होते क्या हैं और किस तरह की उम्मीदें यहाँ पर की जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में नए इन्वेस्टर मार्केट में आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बेसिक प्रश्न का आप वहाँ से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे 5 सवालों में हम इस बात को विस्तृत से समझेंगे। और अगर मान लीजिए हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो किस हिसाब से इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। उदाहरण के लिए जरा हम कुछ एक चार्ट्स अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरह के शेयर जो है, बाजार की दिशा कैसी भी हो लेकिन वहाँ पर रिटर्न कैसे रहे, जिसमें से एक जिंदल पॉली का शेयर जरा आप देखेंगे। ये देखिए 2021-22 में ये करीब 24, 25, 30, 35 रुपए के आसपास का शेयर था। 1-1.5 साल के अंदर अनयूजुअल मूव यहाँ पर देखने को मिला है, और 2022 में इसने 600 का भी स्तर जो है क्रॉस करता हुआ यहाँ पर देखा गया है। इसी तरह के रिटर्न हमने खेतान केमिकल्स में देखने को मिले। इसी तरह के रिटर्न हमने देखा कि यूनिवर्सल फोटो में देखने को मिले। अनयूजुअल मूव और 100 रुपये के अंदर का शेयर किस तरीके से 1 साल 1.5 साल के अंदर किस तरीके का अनयूजुअल मूव देखने को मिला। हालांकि अब जाकर के यहाँ पर थोड़ी सुस्ती ऊपरी स्तरों से आती हुई दिखाई दी है। अब आपकी बारी है सर, अगर आप एक्सप्लेन कर सकें हमारे दर्शकों को आसान भाषा में। देखिए, हिडन जेम्स का मतलब ये होता है ऐसे स्टॉक्स जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल है लेकिन वो अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि वो बाजार की निगाह में आ जाएं। जो बड़े निवेशक हैं, क्योंकि जो बड़े निवेशक होते हैं वो उनके जो निवेश करने का एक नजरिया होता है, या जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं तो उनकी एक अपनी गाइडलाइंस होती है कि वो शेयर कम से कम इतना मार्केट कैप होना चाहिए, उसका इतना साइज होना चाहिए, उसका इतना फ्लोटिंग स्टॉक होना चाहिए। तो वो शेयर उनके रडार पे नहीं रहते हैं क्योंकि वो उस लेवल पे अभी तक नहीं पहुंचे होते। तो एक छोटे निवेशक के लिए ये बहुत बड़ा मौका होता है कि जिस शेयर में बड़े निवेशकों का, जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो उनके रडार पे नहीं होते हैं तो उनके पास मौका होता है ऐसे शेयर ढूंढ के निकालने का, क्योंकि वो अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे होते। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। 1976 में रिलायंस वाज अ हिडन जेम। रिलायंस का पब्लिक इशू आया था, वो सब्सक्राइब नहीं हो रहा था। आज रिलायंस सब जानते हैं रिलायंस को। तो हिडन जेम की ये परिभाषा है कि आपको रिलायंस अगर आपने 1976 में पकड़ा तो आपने कितना अपना मनी को मल्टीप्लाई किया स्टॉक मार्केट में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये परिभाषा है हिडन जेम की। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। मैंने एग्जांपल इसलिए दे दिया क्योंकि इन हाइंडसाइट आई कैन टेल यू कि रिलायंस वहां से वहां पहुंच गया, लेकिन जिसने 1976 में खरीदा था उसने क्या सोच के खरीदा था ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मोटा मोटा मुद्दा यही है कि आपको ऐसा स्टॉक पकड़ना है जो उस वक्त इतना ल्यूक्रेटिव न लग रहा हो कि सारे बड़े निवेशक उसमें कूद पड़ेंगे, क्योंकि वो कूद पड़ेंगे तो आपका नंबर ही नहीं आएगा। तो आप छोटे निवेशक हैं, आपको उसको तब पकड़ना है जब वो लोगों की निगाह में ना हो। अगर आपने कोई ऐसा शेयर पकड़ लिया है, इत्तेफाक से आपको मिल गया, तो फिर उसमें आपको सारा पैसा लगाना चाहिए, एक बार में नहीं लगाना चाहिए। मेरा जवाब तो हमेशा यही है कि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कभी भी चाहे वो हिडन जेम हो चाहे वो वैसा निवेश हो, ऑलवेज यू शुड। जब आप म्यूचुअल फंड लगाते हैं तो आप सिप करते हैं ना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो जब अपने लिए खरीद रहे हैं तब क्यों नहीं करेंगे सिप? तो आप उसको हर मंथ खरीदिए, हर क्वार्टर खरीदिए, हर साल खरीदिए, वो एक अलग सब्जेक्ट है। बट मोटा प्रिंसिपल, मोटा सिद्धांत ये है कि सारा निवेश एक बार नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हिडन जेम में तो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी वो रिस्क है, अभी इट हैज नॉट कन्वर्टेड इनटू अ ब्लू चिप, अभी वो जर्नी उसने शुरू करी है। तो इसलिए वैसे भी वो रिस्की सिचुएशन है, तो उसमें तो वैसे भी आपको सारा पैसा एक बार में नहीं लगाना चाहिए। और जो आपने अभी रिलायंस की कहानी सुनाई, और इसी तरह की कहानी हमने इन्फोसिस के बारे में भी सुनी कि जब इन्फोसिस का आईपीओ आया तो वहाँ पर भी उनको बेल आउट करना पड़ा, बहुत मुश्किल हो रही थी, लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे थे। मुझे अभी भी याद है, वो 90 रुपए की प्राइस थी उस स्टॉक की उस टाइम। बिल्कुल। और लेने वाला कोई नहीं था। और आज की डेट में इन्फोसिस इतिहास है, कहानी है, कितने लोगों को किस तरह का रिटर्न देखने को मिला। तो इस तरह की थीम पकड़ने की कोशिश करिए जो भविष्य में जिसकी आवश्यकता ज़्यादा हो। ये यहाँ पर लब्बुल हुआ आप कहने का है, किस तरीके से वो भविष्य में अपनी योजनाओं को आगे लेकर के चलते हैं। अब सवाल यही उठता है, दूसरा सवाल महत्वपूर्ण, कि आखिर इनको चुनने का क्या प्रोसेस हो सकता है। बहुत लंबी प्रक्रिया होगी निश्चित रूप से अग्रवाल साहब, लेकिन कोई ऐसा कोई तरीका है कि अगर हम आइडेंटिफाई कर सकें किन किन पैरामीटर्स पर चेक करें कंपनी को, सेक्टर को, कि मतलब यहाँ से कोई हिडन जेम्स हो सकता है, ये स्टोरी अभी तक अंडर प्ले है, ये फ्यूचर की डिमांड हो सकती है, ये फ्यूचर की मांग हो सकती है? नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। द ओनली थिंग इज इट इज वेरी हार्ड वर्क, क्योंकि उसमें आपको क्या करना पड़ता है, जैसे हम लोग भी करते हैं प्रोफेशनल इन्वेस्टिंग में, यही करते हैं हम लोग कि
पहले एक 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 ओवरऑल स्क्रीन शॉट लेके या एक ओवरऑल स्क्रीन रन करके 50-100 शेयर्स की एक पूल डिसाइड करते हैं, बनाते हैं, और फिर उसके बाद उसको गहरा अध्ययन करके कुछ शॉर्टलिस्ट करते हैं 5-7-10 स्टॉक उसके अंदर से। तो एक जो जो गुरु मंत्र में कह सकता हूं एक किस्म से, वो है गार्प, GARP। उसका मतलब ये है कि आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जिनका ग्रोथ रीजनेबल प्राइस पे हो, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। और उसमें थोड़ा सा संशोधन मैंने अपना किया है, प्राइस एंड वैल्यूएशन। तो आपको ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो ग्रो कर रहा है, ग्रो करने की स्थिति में है, अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन अभी वो इतना प्राइस नहीं हो गया है कि वो एक अच्छा बाय नहीं बन रहा है। आप समझ रहे? जैसे आज आज हिंदुस्तान लीवर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जी जी, उसकी पी रेशो 60 है, 60 जी, फिर भी लोग उसको आज खरीदने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप इस तरह का स्टॉक खरीदेंगे आज की तारीख में, तो वो आपको रिटर्न्स बहुत नॉमिनल देगा, यू नो इट, क्योंकि वो 60 की पी रेशो जो है वो 120 नहीं हो सकती, संभव नहीं है, बाजार देगा नहीं वैल्यूएशन। लेकिन अगर आप उसी ग्रोथ रेट का स्टॉक, जैसे हिंदुस्तान लीवर की ग्रोथ कितनी है, 6-7-8-9-10%, बिल्कुल, विच इज नथिंग, वो सिर्फ अपनी ब्रांड वैल्यू पे चल रहा है। तो अगर आप आज 20-25% ग्रोथ का स्टॉक मान लीजिए 10 पी पे पकड़ते हैं, तो 10 की पी 20 हो सकती है, संभव है। आज बाजार की पी 23 है, बिल्कुल, तो द एग्रीगेट पी ऑफ बीईसी इज 23। तो अगर आप एक 10 पी का स्टॉक पकड़ते हैं तो उसकी 23 होने की, 22 होने की संभावना, 20 होने की संभावना कहीं ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू हिंदुस्तान लीवर की 60 से 120 होने की। तो कहने का मतलब ये, आपको ग्रोथ पकड़नी है लेकिन सही वैल्यूएशन पे, सही प्राइस पे पकड़नी है। सो दिस इज द गुरु मंत्र। और ये आज का आप गुरु गूगल करके, आप गूगल करके देख सकते हैं निवेशक। GARP इज अ वेरी स्टैंडर्ड टेक्निक, ये मेरी बनाई हुई नहीं है, मैंने उसमें सिर्फ वैल्यूएशन हाइड किया है, क्योंकि प्राइस और वैल्यूएशन कई बार लोग समझते नहीं है। प्राइस और वैल्यूएशन दो अलग अलग चीजें हैं। किसी शेयर की प्राइस 100 रुपए हो सकती है, उसका वैल्यूएशन जो है वो 60 पी हो सकता है, और किसी किसी शेयर की प्राइस 1000 हो सकती है, उसका पी 20 हो सकता है। तो प्राइस और वैल्यूएशन दोनों जो हैं, उनका तालमेल बिठा के अगर आपने सही ग्रोथ का स्टॉक पकड़ लिया, तो फिर आप समझ लीजिए आपके 10-15 साल के लिए आप उसको रख के भूल जाइए। मैं अपना एक एग्जांपल दे सकता हूं, मुझे लगता नहीं वो कितना रेलेवेंट है इसमें। HDFC मैंने खरीदा था जब वो 300 रुपए का होता था, 100 रुपए का स्टॉक, उसकी 100 रुपए की फेस वैल्यू थी, और वो 30 रुपए का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता, दिल्ली में होता भी नहीं था, वो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट 30-40 इयर्स अगो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब वो स्टॉक आज 2 रुपए की फेस वैल्यू हो गई है उसकी, और वो 26 रुपए का, टुडे इट इज द लार्जेस्ट मूविंग स्टॉक इन द स्टॉक मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है, आपको फिर ऐसा स्टॉक पकड़ना है जिसके अंदर इतना पोटेंशियल हो जी, और उसको पकड़ने के बाद उसको लेके रखना है। अगर मान लीजिए वो 100 का 200 हो गया और आपने बोला मेरे तो पैसे डबल हो गए, तो ऐसा नहीं है। फिर उसको अगर आपका एनालिसिस वाकई सही है और आपने सही स्टॉक पकड़ा है, जी, देन आई थिंक ओनली वन स्टॉक कैन टेक यू। चलिए, तो ये बड़ी अच्छी थ्योरी आपने बताई। और वॉरेन बफेट का भाई यही सिद्धांत रहा है। उन्होंने बताया कि उनके फर्स्ट बिलियन जो है उन्हें सिर्फ जिलेट और कोक जैसी कंपनियों से ही उन्होंने पैसे बनाए जो है, उसके बाद वो देश के, दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में शामिल हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही, और ये बड़ा गुरु मंत्र है, इसको आप लोग गांठ बांध करके रखिए। अगर आप लोग नए निवेशक हैं खास तौर से, कि शेयर बाज़ार में किस तरीके से एंट्री करनी चाहिए, कितना लंबा नज़रिया होना चाहिए। रोज़ खरीदेंगे बेचेंगे तो कई बार आप ट्रैप भी होंगे और नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर आप सही रिसर्च के साथ, लंबे अवधि के साथ पैसे लगाएंगे तो आप वेल्थ क्रिएट करने में आपको कामयाबी मिलेगी। अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर मान लीजिए कि 1-2 शेयर हमने चुने या 3 शेयर चुने, उनमें से किसी शेयर में कोई स्टोरी ख़राब हो गई, अब तो फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी हमने एक स्टोरी देखी नायका की, और उस समय एक बूम चल रहा था IPO का, और साथ में ये कि ऑनलाइन कंपनियों का बूम शुरू हुआ। 1100-1200 पे लिस्ट होकर के फिर वो 2500-2600 तक गया, और उसके बाद से जो स्थिति वहाँ पर देखने को मिली, बहुत सारे लोग होल्ड कर रहे थे, तमाम एक्सपर्ट भी कह रहे थे 3000, 3500 तक जाएगा, लेकिन एकदम से सब लोग वैल्यूएशन को लेकर के चिंता करने लगे। सारे IPO जितने आए थे सबके वैल्यूएशन पर सवाल उठने लगे। LIC का IPO पिट गया। तो इस तरह की सिचुएशन जब हो जाए और चुनाव गलत हो जाए या किसी अन्य कारण की वजह से अगर शेयर में बड़ी गिरावट आ जाए, तो फिर क्या करना चाहिए? नहीं, अगर फंडामेंटल्स ही बदल गए, जिस प्रीमाइस के ऊपर, जिस एनालिसिस के ऊपर आपने वो स्टॉक खरीदा था, अगर वो ही बदल गया, तो फिर आपको निकलना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है।
लेकिन अगर जो आपने सोचा था वो अगर सही है और वो अभी भी सारी सारी चीजें वाजिब हैं कि वो अभी भी 20% से ग्रो कर रहा है, अभी भी उसके अंदर कोई नेगेटिव कोई सिचुएशन नहीं है, उसकी जो ऑपरेशंस हैं वो सही चल रहे हैं, उसकी फैक्ट्री में कोई स्ट्राइक नहीं हुई है, वो जो जो डिविडेंड दे रहा था वो दे रहा है, अगर वो सब चीजें बरकरार हैं तो अगर टेम्परेरीली स्टॉक नीचे भी आ गया है तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वो बेसिक प्रीमाइज, वो बेसिक एनालिसिस, वो बेसिक कारण खरीदने का अगर वो बदल गया है तो फिर तो आपको चाहे वो गिरे या ना गिरे आपको निकल जाना चाहिए। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है कि जिन कारणों की वजह से, जिन आधार पर आपने उस शेयर का चुनाव किया है, उस आधार में ही अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो निश्चित रूप से शेयर से निकल जाना चाहिए। लेकिन वो आधार बना हुआ है, ग्रोथ वहाँ पर वैसी ही देखने को मिल रही है, सिर्फ खबरों की वजह से या अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन की वजह से या घरेलू बाजार की चिंताओं को लेकर के अगर वहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही तो फिर आप बने रहें। आपका नज़रिया लंबी अवधि का है और आपकी जो सोच है उसके हिसाब से अगर वो शेयर परफॉर्म कर रहा है तो बने रहना चाहिए, भले ही उसका प्राइस इस समय सपोर्ट ना कर रहा हो। चलिए, अब अगला प्रश्न ये है कि अगर मान लीजिए कि शेयरों का चुनाव कर लिया गया, 4-5 शेयरों का अगर हमने चुनाव कर लिया है, तो क्या आपने जैसा कहा कि 10 साल 15 साल के लिए छोड़ दे, तो वाकई में पूरा छोड़ देना चाहिए या आपको लगता है कि नहीं, समय समय पर तमाम ऐसे नंबर्स आते रहते हैं जिन पर नज़र रखनी चाहिए, वो चाहे इकॉनमी के हों या फिर क्वार्टरली कंपनियों के भी बहुत सारे नंबर्स आते रहते हैं, किन वो आंकड़े हैं जिन पर आपको लगता है कि नज़र रखनी चाहिए? नहीं, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप उसको ट्रैक करना बंद कर दें। ट्रैक तो आपको करना है क्योंकि वही तो आपकी स्टोरी है कि जो आपने देखा है कि क्या वो स्टोरी बरकरार है या नहीं है, तो वो आपको उसके नंबर्स को बिल्कुल बाकायदा देखना पड़ेगा। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि उसको आप होल्ड कीजिए। अगर वो आपकी स्टोरी वाकई सही से अनफोल्ड होनी शुरू हो गई है तो उसमें जल्दी से निकल मत जाइए, उसको फॉलो कीजिए उस स्टोरी। अब सवाल ये कि क्या फॉलो करना है। तो मैंने जैसे कहा है कि कुछ ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, तो पहले ग्रोथ होनी चाहिए उसके अंदर। अगर आप ग्रोथ वाले स्टॉक में नहीं है तो फिर पैसा नहीं बन सकता उसके अंदर किसी भी तरीके से। तो ग्रोथ को चेक करने के लिए बॉटम लाइन एंड टॉप लाइन दो चीजों में ग्रोथ होनी चाहिए। मतलब सेल्स वॉल्यूम होना चाहिए ग्रो और प्रॉफिट ग्रो होना चाहिए एब्सोल्यूट टर्म्स में। पहले तो कि मान लीजिए पिछले महीने उसने 100 करोड़ की सेल करी थी तो अब कम से कम 120 की करे अगले साल, फिर 150 की करे, फिर 200 करोड़ की। तो सेल्स टॉप लाइन जो है उसमें कंसिस्टेंटली ग्रोथ होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो नीचे का प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट लें या नेट प्रॉफिट लें, जो मर्जी है, यूपीएस लें, जो भी ले लें आप, उसके अंदर भी ग्रोथ होनी चाहिए। मान लीजिए पहले 10 करोड़ का प्रॉफिट था, अब वो 15 हो गया, अब वो 40 हो गया, अब वो 60 हो गया, तो प्रॉफिट ग्रो करना चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन, ये तो एब्सोल्यूट नंबर्स हो गए। अब मार्जिन मतलब प्रॉफिट, मतलब अगर आप 100 रुपए की चीज बेचते हैं तो आप 10 रुपए कमाते हैं या 15 रुपए, आपका मार्जिन 5 रुपए है, 10 रुपए है, 5% है, 10% है, 20% है। जितना हायर प्रॉफिट मार्जिन होगा उतना आपके पास बफर रहेगा कि एक आधा क्वार्टर खराब भी निकल गया तो कंपनी की परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की चीजें हैं जो आपको अपने रडार के ऊपर रखनी है। और वैल्यूएशन तो मैंने कहा ही है कि अगर वैल्यूएशन वो आपकी रडार से बाहर निकलने लगे, अगर स्टॉक अपनी जो नॉर्मल रेंज है उसको छोड़ के बाहर निकलने लगे तो फिर आपको थोड़ा कॉशियस रहना है। खैर, ये विषय इतना लंबा है और इतना इंटरेस्टिंग है कि बहुत लंबा समय भी अगर हम इस पर दें तो समय कम पड़ेगा, लेकिन तमाम दर्शक हमारे इंतज़ार कर रहे हैं, उस तरफ हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो आज की चर्चा का जो मूल बिंदु है, जो तमाम दर्शक समझे होंगे लेकिन उनके पास आप जैसा अनुभव नहीं होगा, आपके अनुभव के आधार पर मौजूदा स्तर पर जब बाज़ार को आप इस स्तर पर देख रहे हैं, कुछ शेयर ऐसे हैं जो आपको लगता है कि नहीं, ये हिडन जेम्स हो सकते हैं या यहाँ पर स्टोरी जो है वो अभी अनफोल्ड होनी बाकी है? अगर आप कुछ रिकमेंड करना चाहें, कुछ बताना चाहें जो आपको लगते हो हिडन जेम्स आपके। नहीं, मैं स्पेसिफिक स्टॉक तो जनरली रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देके बता सकता हूं कि किस तरह से आप उसको ढूंढ सकते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर है, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि बैंकिंग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वैसे भी जब भी मार्केट्स मंदी में से निकलते हैं तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म करता है। ये एक थंब रूल हम लोग यूज करते हैं। अब मान लीजिए बैंकिंग है, जैसे बैंकिंग में एसबीआई तो सब जानते हैं, एवरीबॉडी नोज एसबीआई में कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप खरीद लेंगे तो आप एसबीआई में अगर आप 5 साल रखेंगे तो आप थोड़ा बहुत पैसा बना लेंगे। लेकिन मैं बैंकिंग में ही अगर आपको बोलता हूं कि आप एक ऐसा स्टॉक ढूंढिए जो अभी, हालांकि उसने 2-4-5 दिन में अच्छा मूव ले लिया है। एक स्टॉक का नाम मैं बोल सकता हूं, नॉट स्पेसिफिकली एज अ रिकमेंडेशन बट टू इलस्ट्रेट द पॉइंट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब एसबीआई की जो पीई है, आई रिमेंबर करेक्टली, शायद 16, 17, 18 के आसपास है। इसकी पीई 7 है, ठीक है। वो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये भी पब्लिक सेक्टर बैंक है।
उसमें भी सरकार मालिक है, इसमें भी सरकार मालिक है। तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन इतना डिफरेंशियल है दोनों के वैल्यूएशन में, तो अगर ये स्टॉक अपनी ग्रोथ मेंटेन करता है आगे वाले समय के अंदर, तो ये एसबीआई के पास पहुंचने की कोशिश कर सकता है। एसबीआई तो कभी नहीं बनेगा, ऑब्वियसली नॉट, बट मैं कह रहा हूं ये अगर वहां से जहां से डबल भी हो गया, पी रेशियो के टर्म्स में कह रहा हूं मैं, मतलब अगर ये 7 के 14-15 भी कर लेंगे, वो 20 तक ना भी पहुंचे, तो भी तो जॉब इज डन। सो इस तरह के स्टॉक्स का मैं जिक्र कर रहा हूं। जैसे एक दूसरा स्टॉक का भी जिक्र कर सकते हैं, फर्टिलाइजर एक इंडस्ट्री है। जैसे अभी हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत जोर हो रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, और अमेरिका में खास तौर से फर्टिलाइजर कंपनीज आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल। इंडिया में अभी तक फर्टिलाइजर कंपनीज ने अभी चाल नहीं पकड़ी है उस तरह से। तो एक आरसीएफ करके एक कंपनी, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, बॉम्बे बेस्ड कंपनी, उसमें भी आप देखेंगे 5-6 की पी रेशियो है, सिर्फ 6-7 की पी रेशियो है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, 50 साल से डिविडेंड दे रही है कंपनी। तो इस तरह के जो स्टॉक्स है ना, इस तरह के जब आप स्टॉक्स को ढूंढेंगे, पकड़ेंगे और फिर उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करेंगे क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, ईयर आफ्टर ईयर, तब आप देखेंगे कि हो सकता है इसमें से 10 में से सिर्फ 2 ही चले, कुछ संभव नहीं कि सभी चले, लेकिन अगर 2 भी हो गए तो भी आई थिंक यू हैव डन अ गुड जॉब फॉर योरसेल्फ। चलिए, वो कंपनियां ऐसी हो सकती हैं जो कि किस तरह चुना जाना चाहिए, किस तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से आपने समझाए हैं अग्रवाल साहब। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक बहुत कुछ ज्ञान लेकर के आज सीख करके जाएंगे और अपने पोर्टफोलियो को और बेहतर बनाएंगे।